तो दोस्तों, आज हम एक ऐसी दुनिया को डिकोड करने वाले हैं जहां इंटरनेट के वायरल ट्रेंड्स और भारत की डेमोक्रेटिक पावर एक दूसरे से टकराते हैं। देखिए, हाल ही में सोशल मीडिया पर एक ऐसी जबरदस्त लहर आई जिसे देखकर बहुत से लोगों को लगने लगा कि भई अब तो देश में कोई बड़ी क्रांति या युद्ध ही छिड़ने वाला है। लेकिन क्या सच में ऐसा है या फिर यह सिर्फ डिजिटल शोर है? आज के इस एक्सप्लेनर में हम इसी वायरल हाइप के पीछे की सच्चाई, इसमें जेन ज़ी का रोल और हमारे संविधान की असली ताकत को बिल्कुल आसान भाषा में समझेंगे। तो चलिए सीधे शुरू करते हैं। फटाफट देख लेते हैं आज के इस एक्सप्लेनर का रोड मैप। पहला, वायरल ट्रेंड्स और पॉलिटिकल वेव्स। दूसरा, ऑर्गेनिक एक्शन वर्सेस फेक बॉट्स। तीसरा, अकाउंटेबिलिटी पर डिजिटल प्रेशर। चौथा, इलेक्शंस की असली ताकत। पांचवां, हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड्स। और आखिर में नई जनरेशन के लिए एक पॉलिसी प्लेबुक। तो पहला पॉइंट है वायरल ट्रेंड्स और राजनीतिक लहरें। आखिर ये इंटरनेट पर इतनी तेजी से आग की तरह कैसे फैल जाती हैं? 15 से 16 मिलियन। एक बार इस नंबर पर गौर कीजिए। अब हाल ही में कॉकरोच जनता पार्टी नाम का एक इंटरनेट ट्रेंड तेजी से वायरल हुआ था और देखते ही देखते इसने करोड़ों फॉलोअर्स इकट्ठे कर लिए। ऐसे आंकड़े ना लिटरली किसी को भी डरा देने के लिए काफी है। एक पल को तो लगने लगता है जैसे देश का पूरा मूड ही बदल गया हो। और जब इतने मैसिव नंबर सामने आते हैं तो एक बड़ा सवाल अपने आप उठता है, क्या इंटरनेट पर इस लेवल की वायरलिटी से देश में गृह युद्ध यानी सिविल वॉर जैसी स्थिति बन सकती है? देखिए, सोशल मीडिया पर ऐसी अफवाहें तेजी से फैलती हैं, खासकर तब जब हम पड़ोसी देशों में हालात बिगड़ते हुए देखते हैं। लेकिन इन कहानियों में और इस डर के माहौल में कितनी सच्चाई है, ये छानबीन करना बेहद जरूरी है। बढ़ते हैं दूसरे पॉइंट की तरफ, असली बनाम नकली यानी फॉलोअर्स का सच। आइए इन मैसिव नंबर्स का थोड़ा पोस्टमार्टम करते हैं। अगर हम इकोनॉमिक टाइम्स जैसे मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो इन विशाल फॉलोअर काउंट्स में से लगभग 70 से 80% हिस्सा पूरी तरह से आर्टिफिशियल हो सकता है, यानी खरीदे हुए नकली बॉट्स। सोचिए, सिर्फ 25% एंगेजमेंट ही आम लोगों का है। ऐसे बहुत से अकाउंट्स मिले जिनमें सिर्फ एक पोस्ट थी जो बिल्कुल साफ इशारा करते हैं कि ये हंगामा मचाने के लिए आंकड़े आर्टिफिशियली फुलाए गए थे। यहां पर इन दोनों चीजों के बीच का फर्क समझना बहुत इंटरेस्टिंग है। एक तरफ तो ये नकली आंकड़े हैं, खाली अकाउंट्स और ऐसे फेक फॉलोअर्स जो सऊदी अरब, बांग्लादेश या पाकिस्तान जैसे देशों से खरीदे गए बताए जाते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ एक डिजिटल छलावा है। लेकिन दूसरी तरफ कुछ बेहद असली और वैलिड मुद्दे भी दौड़ रहे हैं, जैसे नीट एग्जाम पेपर लीक होना या डिग्री होने के बावजूद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे मॉडर्न स्किल्स और एक्चुअल जॉब्स के बीच की खाई। ये युवाओं का बिल्कुल ऑर्गेनिक गुस्सा है। और प्रॉब्लम तब होती है जब इस असली गुस्से का इस्तेमाल उन नकली आंकड़ों की आड़ में किया जाता है। अब आते हैं तीसरे हिस्से पर, डिजिटल दबाव और सरकार की जवाबदेही। आखिर इस सोशल मीडिया गेम का जमीन पर, राजनीति पर क्या असर होता है? यहां ना एक टर्म समझना बहुत जरूरी है, प्रेशर ग्रुप। ये वायरल मूवमेंट्स असल में इन्हीं प्रेशर ग्रुप्स की तरह काम करते हैं। इनका इरादा चुनाव लड़कर सरकार बनाना बिल्कुल नहीं होता। इनका काम होता है एक झुंड में आवाज उठाकर पॉलिसी मेकर्स पर दबाव बनाना। किसी भी डेमोक्रेसी में जब ये ऑर्गेनिक तरीके से होता है तो ये जवाबदेही मांगने और सरकारी नीतियों को प्रभावित करने का एक बहुत असरदार तरीका बन जाता है। जब मैस कमेंटिंग, टैगिंग और लगातार सवाल पूछे जाते हैं तो सरकारों को मजबूरन सुनना ही पड़ता है। अब कभी-कभी प्रशासन इन अकाउंट्स को सस्पेंड करके आवाज दबाने की कोशिश करता है, लेकिन प्रैक्टिकली देखा जाए तो अकाउंट सस्पेंड करने से सिर्फ मोमेंटम बढ़ता है और लोगों का गुस्सा आग पकड़ लेता है। आवाज दबाने से कहीं बेहतर ये होता है कि उस डिजिटल शोर को ठीक से एनालाइज किया जाए, असली कमियों को पकड़ा जाए और उन्हें सुधारा जाए। चौथा पॉइंट, चुनाव की ताकत। क्योंकि भारत जैसे विशाल देश में असली ताकत सिर्फ इंटरनेट तक सीमित नहीं रहती। हमारा लोकतांत्रिक सिस्टम कितना मजबूत है वो इस 3 टियर इलेक्शन सिस्टम से समझ आता है। पहला स्तर लोकसभा यानी केंद्र सरकार, दूसरा स्टेट असेंबलीज यानी राज्य सरकारें, और तीसरा लोकल इलेक्शंस यानी पंचायत और म्युनिसिपैलिटी। इस सॉलिड ढांचे में आम जनता के पास लगातार मौका होता है अपने नेताओं के काम को परखने का, और अगर वो ठीक ना लगें तो उन्हें बदलने का। वन पीपल इक्वल्स वन वोट इक्वल्स वन पावर। एक शख्स, एक वोट और एक ताकत। डेमोक्रेसी में सबसे बड़ा हथियार आपका कीबोर्ड या स्मार्टफोन नहीं है, बल्कि वोट देने का अधिकार है। चाहे इंटरनेट पर फॉलोअर्स का काउंट कितना भी क्यों ना बढ़ जाए, आखिर में राजनीतिक फैसला तो बैलेट बॉक्स के पास ही जाकर होता है। ये बेसिक रूल कभी नहीं बदलता। और हमारा इतिहास इस बात का गवाह है कि भारत में बड़ी से बड़ी क्रांतियां आखिर में वोटिंग से ही आई हैं, सिविल वॉर से नहीं। जयप्रकाश नारायण जी का जेपी मूवमेंट देख लीजिए, या 2011 का अन्ना हजारे वाला इंडिया अगेंस्ट करप्शन आंदोलन। इन्होंने पूरी की पूरी नई राजनीतिक पार्टियों को जन्म दे दिया। तमिलनाडु, पंजाब और बिहार जैसे राज्यों में जब भी जनता का मोह भंग हुआ, उन्होंने बैलेट बॉक्स के जरिए सरकारें पलट दी। यही आम जनता की असल पावर है। पांचवां हिस्सा, संवैधानिक सुरक्षा और न्याय। जब सिस्टम पर दबाव बढ़ता है तो देश टूटने से कैसे बचा रहता है?
लोग पूछते हैं देश में सिविल वॉर क्यों नहीं हो सकता। इसकी सबसे बड़ी वजह है हमारा मजबूत संविधान। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा तैयार किया गया संविधान इतना कॉम्प्रहेंसिव है कि इसमें किसी भी क्राइसिस से निपटने की क्षमता है। अगर कहीं कोई कानून कमजोर पड़ने लगे तो संविधान में संशोधन यानी अमेंडमेंट्स किए जा सकते हैं। ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर ही इस तरह डिजाइन किया गया है कि किसी भी एक व्यक्ति या संस्था को ऑथोरिटेरियन यानी डिक्टेटर बनने से रोका जा सके। और इस संविधान को पूरी ताकत से लागू करती है हमारी इंडिपेंडेंट जुडिशरी। एक आम नागरिक के पास कितनी पावर है, इसका अंदाजा आप इस बात से लगाइए कि आर्टिकल 32 के तहत मौलिक अधिकारों के हनन पर आप सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं और आर्टिकल 226 के तहत हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया जा सकता है। जुडिशरी का दखल कितना सॉलिड होता है ये हम सब ने कोविड-19 के वक्त देखा था, जब कोर्ट्स ने सरकारों को ऑक्सीजन सप्लाई सुनिश्चित करने के सख्त आदेश दिए थे। किसी भी आर्बिट्ररी पुलिस एक्शन के खिलाफ कोर्ट्स का यह संरक्षण देश की लोकतांत्रिक स्थिरता का एक बहुत बड़ा पिलर है। और अब आते हैं हमारे आखिरी और सबसे इंपॉर्टेंट हिस्से पर, नई पीढ़ी के लिए एक पॉलिसी प्लेबुक। तो आज की नई जनरेशन के लिए यहाँ एक प्रैक्टिकली तैयार की गई सिविक टूल किट है। सबसे पहला और जरूरी कदम, शिकायत करने से पहले अपने प्रैक्टिकल स्किल्स को अपग्रेड करना, डेटा साइंस और एआई जैसे नए फील्ड्स को अपनाना ताकि रोजगार का अंतर कम हो सके। दूसरा, सरकारों से लगातार सवाल पूछना और ट्रांसपेरेंसी की मांग करना बिल्कुल जारी रखना चाहिए। तीसरा, सोशल मीडिया का इस्तेमाल एक स्मार्ट प्रेशर ग्रुप की तरह करें, ना कि उन बॉट्स और फेक अफवाहों का हिस्सा बनकर। और सबसे अहम, इन तीनों चुनावी स्तरों पर जाकर अपने वोट की ताकत का हर हाल में इस्तेमाल करना। तो इस पूरे एक्सप्लेनर को वाइंड अप करते हुए एक अहम सवाल हमें सोचने पर मजबूर कर देता है। जब सोशल मीडिया का मैसिव दबाव और संविधान के अधिकारों की जागरूकता एक साथ मिल जाती है तो इसका डायरेक्ट असर हमारे आने वाले चुनावों पर क्या पड़ेगा? ये एक ऐसी पावरफुल फोर्स है जो असल में सरकार बदलने और देश को एक नई दिशा देने का दम रखती है। तो अगली बार जब कोई डिजिटल वेव आए तो याद रखिएगा, शोर कितना ही बड़ा क्यों ना हो, असली ताकत हमारे संविधान, हमारी एक्चुअल स्किल्स और ईवीएम पर दबने वाले उस बटन में छिपी है। आज की इस चर्चा में बस इतना ही।